नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल फिर से खबरों में है और फिर से हिंसा की वजह से हमें 2 बार फिर से शब्द लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बंगाल से लगातार सियासी हिंसा की खबरों से ही हम सबका सामना हो रहा है। अब की बार भी बीरभूमी इलाके के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भीड़ ने 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। राज्य में बीजेपी और विपक्ष आग बबूला है तो आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता भड़क कर लाल हो रही हैं। सवाल है कि आखिर कब तक बंगाल की धरती यूं ही सियासी हिंसा से लाल होती रहेगी? आखिर कब तक बंगाल पर मारकाट आगजनी की आंच लगती रहेगी? बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती एक बार फिर से रक्त रंजित हुई है। बीरभूम के रामपुर हाट में राजनीतिक हिंसा की आग ने 8 जिंदगियों को जलाकर खाक कर दिया है। हर बार की तरह सियासी बयानबाजी परवान पर है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। कहानी वही पुरानी। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो ममता ने इसे बंगाल को बदनाम करने की साजिश का नारा बुलंद किया है। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে तो आपने सुना ममता बनर्जी को, जो बीजेपी को जी भर कर कोस रही हैं। लेकिन जो कुछ भी उनके राज में रामपुर हाट में हुआ उसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। माना कि बंगाल सरकार ने एसआईटी जांच का ऐलान करके अपने तेज तर्रार होने का परिचय देने की कोशिश की है, लेकिन क्या इससे 8 लोगों की मौत का तांडव कम हो जाएगा? There were no political tension in that village, so we are apprehending of larger conspiracy to disturb TMC and to disturb Bengal. ये तो एकदम चिंता के शिखर में पहुंच चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से खून पे खून चलता जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और पिछले 7-10 दिन की मैं बात करती हूँ, हर एक दिन में 2-2, 1-1 खून खत्म ही नहीं हो रहा है, रुक के नहीं जा रहा है। हम आपको बता दें कि सोमवार रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता खादू शेख की हत्या के बाद हिंसा फैल गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी। इसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। रामपुर हाट के उसी गांव में है हम लोग जहां पर 8 लोगों की जान चली गई। कैसे गई उस पे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से उस घर के साइड में जो घर है वहां से भी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ताला मार के वो लोग यहाँ से चले गए हैं। इसी घर पे आग भी लगी थी। पूरा एकदम विंडोज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। हमेशा की तरह राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार भी एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि गुरुवार को रामपुर हाट जाएंगी और उन्होंने किसी को भी वहां जाने से रोका नहीं है, लेकिन बीजेपी इस मामले पर फिलहाल नरम पड़ने वाली नहीं है। ममता बनर्जी पूरा देश में घूम रही है, लेकिन बंगाल को अपने भाग पर छोड़ दिया है। हम लोगों ने कल माननीय गृहमंत्री से मिला। गृहमंत्री जी ने तुरंत एक प्रशासनिक दल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का वहां भेज रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने भी ममता सरकार पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी मांगी है और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली से सीएफएसएल की टीम घटनास्थल की जांच करे और बिना देरी के फॉरेंसिक जांच शुरू की जाए। साथ ही अदालत ने चश्मदीदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल ममता सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश तो दिया है, लेकिन सीबीआई भी जांच के लिए तैयार है। बस आदेश का इंतजार है। वैसे इंतजार इस बात का भी है कि आखिर कब बंगाल में सियासी मौतों का सिलसिला रुकेगा और कब इस पर राजनीतिक वार पलटवार थमेगा। दिल्ली से पॉल मिसाहा और रामपुर हाट से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।
रक्त रंजित कर देने वाली तस्वीरें अक्सर बंगाल से सामने आती हैं। एक बार फिर से 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाना और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से देते हैं। उसके बाद खास मेहमानों का हम रुख करेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। रामपुर हाट में हिंसा स्थल पर बीजेपी का दल पहुंचा है। आपको बताते चले कि बाकायदा बीजेपी ने 5 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें 4 रिटायर्ड आईपीएस समेत कुल 5 सदस्य हैं। शुभेंदु अधिकारी ने वहीं सीबीआई जांच की मांग कर दी है। रामपुर हाट में हिंसा स्थल पर एक तरफ जहां बीजेपी का दल पहुंचा है, जबकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को जिन्होंने नंदीग्राम से हराया था वो फिलहाल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল, লোক বিধানসভায় ভোট লুট করেছে, পুরসভাতেও এদেরকে দিয়ে ভোট লুট করেছে, তাই পুলিশের সাহস নেই এদের কেশাগ্র স্পর্শ করার। আর যে রাজ্যে কালীঘাট থানার আইসি প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে ম্যাডাম না বলে মা বলে সম্বোধন করে রাজনৈতিক ভাষণ দেন, যে রাজ্যে 108টার মধ্যে একটা পুরসভা বামফ্রন্ট পাওয়ার জন্য 2 তারিখের রেজাল্ট 3 তারিখ সকালে তাহিরপুরের ওসির পরিবর্তন হয়, সেখানকার পুলিশের ইচ্ছা থাকলেও তার মেরুদণ্ড ভেঙে তাকে একেবারে দাসত্ব শ্রেণীতে পরিণত করেছে পশ্চিমবাংলার এই তোলাবাজ খুনি सरकार। सरकार है एसआईटी जो गठित की गई है बंगाल सरकार की ओर से, उस पर हमें भरोसा नहीं है। एनआईए या फिर सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी जाए। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, बीजेपी का दल पहुंचा हुआ है घटनास्थल पर और किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं एसआईटी जांच पर हमें भरोसा नहीं है, आगे क्या यहां से? शुभेंदु अधिकारी अभी लोकल्स से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल्स के साथ बात। পুলিশ বলছে যে থাকতে দিবে না, আপনি বাড়িতে থাকবেন। নাম লিখুন, এই ধ্রুববাবু নাম লিখুন। আমার ছেলে কাজ করে খায়, আমরা প্রোটেকশন দেব। কতজনকে হারিয়েছেন? আমরা হারিয়েছিলাম। আপনি আমার নাম্বার রাখুন। सूर्याग्नि को जो बंगाली भाषा में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप उसको हिंदी में हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। अभी लोकल्स के साथ बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर रामपुर हाट में। आप लाइव विजुअल्स देख सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने पूरा टूर किया इस पूरे एरिया का और अभी ये लोकल्स के साथ बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स। और यहाँ पर इन लोकल का दावा है कि पुलिस के काम को लेकर नाखुश है और वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो अपने घर से कहीं नहीं जाएंगे और वो अपना नंबर दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये विषय हो रहा है, हम बात करने की कोशिश करेंगे शुभेंदु दा से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जिनकी अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है इस बागुटी गांव, वहां की ये तस्वीरें देख रहे हैं। रामपुर हाट के हिंसा स्थल की ये तस्वीरें। स्थानीय लोग चूंकि बड़ी तादाद में गांव को छोड़कर दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं, तो वो लोगों से गांव नहीं छोड़ने की अपील करते हुए हर तरह की मदद का भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्याग्नि, जो बातचीत हो रही है हमारे दर्शकों को आप हिंदी में समझाएं उसे, जो आप सुन पा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लोकल्स बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस नहीं आई थी मौके पर और शुभेंदु अधिकारी उनको अब कह रहे हैं कि जब भी कुछ लगेगा कि वो उनके साथ रहेंगे। वो ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से आए हैं और वो यहाँ पर रहेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे शुभेंदु दा से कि पुलिस की भूमिका को लेकर जो इतने लोग सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के जो लोग, उसको लेकर शुभेंदु दा क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं ये लोकल्स हैं जो बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। एक बार हम बात करने की गांव से क्या पलायन भी हुआ है? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांव छोड़ दिया है हिंसा के डर से, क्योंकि कई घरों में आगजनी हुई थी। एक ही घर में जलकर 7 लोगों की जान चली जाती है। देखिए कुछ सूर्याग्नि, देखिए कुछ लोग यहाँ से अपने घर छोड़कर वो चले गए हैं और हमने बहुत सारे लोगों के साथ बात की। जो लोग नहीं जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, यहाँ छोड़कर वो कहाँ जाएंगे। शुभेंदु ऐसे ही एक आदमी के साथ बात करें, हम कोशिश करेंगे एक बार शुभेंदु दा से बात करने के लिए। वो दूसरे लोकल्स के साथ मीट भी कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखें यहाँ पर ये गांव वाले हैं जो शुभेंदु अधिकारी के साथ बात करने के लिए आए हैं, जो अपना जो इश्यूज हैं उसको सामने वो लोग ला रहे हैं। ये देखिए, ये पहले लेफ्ट के लीडर्स आए, अभी शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं।
लेफ्ट के नेता वहां पर पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उनकी अगुवाई में टीम पहुंची हुई है। इस वक्त रामपुर हाट जो हिंसा स्थल है वहां पर वो वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप कोशिश करते रहें ताकि आप बातचीत कर पाए शुभेंदु अधिकारी से, चूंकि घटनास्थल पर वो मौजूद है और उनका ये कहना है कि हमें तो सीबीआई या एनआईए जांच ही चाहिए, एसआईटी पर भरोसा हमें बिल्कुल नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे कैलाश विजयवर्गीय, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के, आप हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के आप प्रभारी भी थे। इसके अलावा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष के भी कई नेता मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका स्वागत करते हुए, ममता बनर्जी की ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने की ये बीजेपी की साजिश है, हम छींक भी देते हैं तो ये कोर्ट चले जाते हैं। क्या कहना है उनके इस जवाब पर आपका? देखिए चित्रा जी, बंगाल के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं। वहां ममता जी को भारत के संविधान पर भी विश्वास नहीं, भारत के संविधान की व्यवस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है, और इसीलिए वहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है अपराधियों का, पुलिस का और राजनीतिक लोगों का। ये नेक्सस ने पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले रखा है। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आदमी अपनी आवाज खोल नहीं सकता। यदि वो आवाज बोलेगा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि वहां के पत्रकारों की हिम्मत भी नहीं लोकल की कि वो अपने अखबार में छाप सके, क्योंकि वहां इतना ज्यादा टेरराइज किया जाता है कि सही बात सामने ही नहीं आ पाती है। और इसलिए जो शुभेंदु दा ने भी कहा है कि एसआईटी, ये तो सब उनसे मिले हुए लोग हैं, एसआईटी पे कोई विश्वास नहीं। जो ममता जी रिपोर्ट बनाकर देगी वो एसआईटी दे देगी, और इसलिए वहां की पुलिस, वहां के अपराधी तत्व, राजनीतिक दलों का नेक्सस पूरी की पूरी समाज के ऊपर एक तरीके से कब्जा, अधिकार पूर्वक कब्जा कराए हुए। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए वो राज्य तरस रहा है, और ऐसी घटनाएं बहुत होती है वहां पर। मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर लोगों के अंदर संवेदनशीलता है या नहीं। जिस तरीके से हत्या करते हैं, जिस तरीके से जिंदा जलाए जाते हैं, इस घटना के जब मैंने वीडियो देखा तो सच कह रहा हूं मैं सो नहीं पाया। इतना खराब वीडियो था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बंगाल की स्थिति बहुत खराब है, और दुर्भाग्य से वह देश के सामने नहीं आ पा रही है। इस घटना के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको अपने मुख्य विषय में चुनकर आज बहस इस पे आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिणाम मूलक होना चाहिए, और राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी से जांच कराएं तो सही परिणाम नहीं आएगा, और इसलिए सीबीआई से जांच कराना चाहिए। एसआईटी से जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी खुद कल घटनास्थल पर जाएंगे, इसकी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि हम जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। एसआईटी ममता जी जाने के बाद जो रिपोर्ट देगी ममता जी, वो एसआईटी ऐसी कैसी रिपोर्ट करेगी? वहां एसआईटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये ममता जी के किचन कैबिनेट के वो अधिकारी हैं जो अपराधियों से साठगांठ करके और अब अच्छी कुर्सी पर बैठे हुए। इसलिए राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वहां पर अगर सच सामने आएगा जब सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी। ममता बनर्जी का यह कहना है कि ये यूपी नहीं है, हाथरस का वो हवाला दे रही हैं, उन्नाव का, तमाम दूसरी भी घटनाओं का, कि वहां पर जब हमारे प्रतिनिधिमंडल जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, लेकिन यहां पर आने से किसी को नहीं रोका गया। सब लोग फ्री हैं घटनास्थल तक जाने के लिए, और हम पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराएंगे। इसके साथ ही बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी वो मढ़ रही हैं। देखिए, घटना को लेकर बीजेपी बार बार अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करती है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उनके ऊपर आरोप लगाए तो चलता है, पर गवर्नर एक संवैधानिक संस्था, उनके बारे में जिन शब्दों का एक मुख्यमंत्री उपयोग करता है, क्या उसको आप अच्छी बात कह सकते हैं क्या? गवर्नर के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग मुख्यमंत्री जी करती है, मैं समझता हूं कि ये संविधान का मजाक है। ये भारत के संविधान का एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से एक संविधान की धज्जियां उड़ाना है। गवर्नर जब भी कोई ऐसी संविधानिक बात करते हैं, वो उनके खिलाफ कहीं प्रदर्शन कराती है कि काले झंडे दिखाती है। वो तो बहादुर गवर्नर है कि जो टिके हुए हैं, और कोई होता तो वहां पर बैठ नहीं सकता। इस तरीके के हालात हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि बंगाल पूरी तरीके से अराजकता वाला प्रदेश हो गया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं
और सामने आएगी। ये अभी शुरुआत है। लेकिन प्रचंड तरीके से जीतकर मई महीने में ही ममता बनर्जी उन्होंने राज्य की कमान फिर से संभाली है। उनकी ओर से बार बार इस बारे में भरोसा भी दिया जा रहा है, लेकिन आपके ही बीजेपी के खेमे से राष्ट्रपति शासन को लेकर भी आवाजें उठने लगी हैं। अभी तो कुछ महीने पहले ही वो फिर से सत्ता में आकर लगातार उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी दरअसल राज्य को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही? और उन्होंने गुजरात राजस्थान का हवाला दिया, ये कहते हुए कि दरअसल इस तरह की घटनाएं तो इन बाकी दूसरे राज्यों में भी होती हैं। देखिए, दूसरे राज्य में घटना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, घटना किसी भी राज्य में हो सकती है, पर उसके बाद सरकार की भूमिका क्या है, ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात है। अपराधी अपराध करते हैं, पर उसके बाद सरकार की भूमिका पता नहीं। यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जो अपराध करता है उसको संरक्षण, वो सब लोग सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नेक्सस काम कर रहा है राजनीतिक दलों का, अधिकारियों का और अपराधियों का, जिन्होंने पूरे बंगाल पे कब्जा कर रखा है। वहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। सही, छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी। टीएमसी नेता की हत्या हो जाती है, जिसके बाद हिंसा भड़कती है और फिर 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, और यकीनन जो विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं वो टीवी चैनल पर अपने दर्शकों को हम दिखा भी नहीं सकते। अब ऐसे में आगे क्या? आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईटी पर हमें भरोसा नहीं है, गांव से लगातार पलायन जारी है, भारी तादाद में लोग गांव को छोड़कर। क्या आपको लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत यह आगजनी की गई, और इसमें कौन से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि अपराधियों को संरक्षण टीएमसी ने दे रखा है। अपराधी जब राजनीति में आ जाते हैं तो उनके आपस के भी संघर्ष होते हैं। उनके संघर्ष है स्मगलिंग के। वीरभूम एक ऐसा जिला है जहां पर स्मगलिंग होती है, और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये स्मगलरों के बीच की लड़ाई है। उसमें सामान्य जनता पिस रही है। स्मगलर सब अलग अलग हो गए, पर एक सामान्य आदमी वहां पर बहुत ही इन लड़ाइयों में पिस रहा है। और इसलिए कुल मिलाकर अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह सरकार है, क्योंकि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को राजनीति में उच्च स्थान पर बिठाया गया है। वीरभूम के जो जिलाध्यक्ष हैं वो स्वयं कई अपराधों में लिप्त हैं, और इसलिए वहां पर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, और सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण भी देगी। ठीक है, अब टीएमसी के नेता से इस बारे में मैं प्रतिक्रिया लूंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका कैलाश विजयवर्गीय जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम बातचीत करने के लिए। दंगल में अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांकर सरकार, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। मनोजीत मंडल, टीएमसी के सपोर्टर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी, आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए मनोजीत मंडल, कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, उसके पहले शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है, और यह कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच तो वही कहेगी जो ममता बनर्जी चाहती हैं। 8 लोगों का जिंदा जला दिया जाना, यह क्या कहता है? कैसे मिलेगा परिवार को इंसाफ? मैं पहले से बोल रहा हूं, बंगाल गवर्नमेंट। हेलो, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है मनोजीत। हाँ, देखिए, ममता जी खुद कही है कि हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द स्टेट इट इज इन्वॉल्व। 26 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है। वहां पर कल ही हमारा एक सबसे सीनियर मिनिस्टर वहां पर गए थे, पीड़ितों के साथ मुलाकात किए, उनको हर तरह की एश्योरेंस देके हम आए हैं। वी आर लुकिंग फॉर जस्टिस। हम उन लोगों को जस्टिस देना देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। कल से देखिए, वो शुभेंदु जी का आपने भाषण सुना है, बांग्ला में क्या कह रहे थे? इस इशू को हम छोड़ेंगे नहीं, कब तक ले जाएंगे इस इसको, नेक्स्ट इलेक्शन तक। पंचायत इलेक्शन का भी जिक्र किया है, क्योंकि अगले साल पंचायत चुनाव है। हम इस मायने में हम नहीं जाते हैं, इस मामला में हम नहीं जाते हैं। वी आर फॉर ह्यूमैनिटी। जहां लोग तड़प रहा है, वहां ममता दी खुद ने इस घटना को कंडेम किया, और सब कंडेम करके थम नहीं गई है। कह रहे हैं कि हम जस्टिस दिलाएंगे, कल ही जाएंगे, आज ही उनको जाना था, लेकिन आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर गए हैं दूसरे पार्टी के, इसलिए उन्होंने नहीं गया। तो यहाँ कोई हम लोगों का कोई फेल्यूर का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, उसी इलाका से 50 किलोमीटर दूर शांति निकेतन, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कर्मभूमि रहता, 3-4 दिन पहले कितना बड़ा एक होली का महोत्सव वहां हम मनाए थे। हम भी गए थे, लाखों लोग आए थे, एक भी घटना नहीं घटे। और आप इस घटना के बारे में जिक्र करके आप बोल रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गए।
ये कैलाश जी का 4 साल का आपने देख लीजिए, उनका जो तजुर्बा है बंगाल में 4 सालों का, देख लीजिए सिर्फ एक ही बात उन्होंने करते थे, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बंगाल को उनको कश्मीर लगता था। अब 8 लोगों को अगर एक गांव में जिंदा जला दिया जाए और आप अपनी इस नाकामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो मोनूजीत मंडल, आप क्या इस घटना की गंभीरता को समझ रहे हैं? इस घटना की गंभीरता का एहसास है? क्या आपने वो जले हुए शव की तस्वीरें देखी हैं? वो इतनी विभत्स है कि हम उसको अपने दर्शकों तक भी नहीं पहुंचा सकते। वो तस्वीरें विचलित और परेशान करती हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर दूसरे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस तरह की घटना हुई ही क्यों, जब आपको पता था कि एक आपके लीडर की हत्या के बाद, आप सुनिए ना उन्हीं के भाई का बयान जिस तरह से सामने आया है कि टीएमसी में गुटबाजी है, दूसरा गुट इस तरह की हरकतें कर रहा है। आपको अंदाजा था कि वहां पर हिंसा भड़क सकती है, फिर भी उसको काबू में नहीं किया गया। अपनी नाकामी को स्वीकारिए। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, ममता बनर्जी का ये कहना है हम छींक भी दें, बाकी इतने दूसरे जगहों पर तमाम मामले सामने आते हैं, बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इन लोगों की नजरें बहुत ज्यादा गड़ी रहती हैं। सुधांशु जी। चित्रा जी, जो जिस प्रकार की दुखद और दुर्दांत घटना हुई है और जिस प्रकार के वो चित्र देखने को मिले हैं, वो उसके बाद भी संवेदना नहीं उत्पन्न कर पा रहा है ममता जी के हृदय में, तो ये बहुत दुखद है। अब जो उन्होंने राजनीति की बात कही है, उन्होंने एक वाक्य बोला है कि उत्तर प्रदेश नहीं है। मैं चित्रा जी यही कहना चाहता हूं, सच की बात है, उत्तर प्रदेश नहीं है। पूछिए मनोजीत मंडल से, उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, कोई एक घटना हुई कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में? और वही आप क्या हुआ था, चुनाव के बाद इतनी भयंकर संगठित घटनाएं हुई। आपने कहा कि चुनाव तक ले जाने की बात, आप तो वो लोग हैं, चुनाव तक तो समझ में आता, जोश और जुनून में कुछ हो जाए, चुनाव के बाद बदला लेने के लिए जो कुछ हुआ, उसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की फटकार लगाई थी, और तो और याद करिए, एक न्यायाधीश ने अपने को विड्रॉ कर लिया था जांच से। क्या बोला था, मेरे रिश्तेदार रहते हैं पश्चिम बंगाल में, इसलिए मैं इस प्रक्रिया से बाहर करना चाहते हूं। क्या इसके बाद भी आपको कोई किंतु परंतु संशय रह जाता है कि आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी, यानी आपकी उसकी जो विश्वसनीयता है, वो क्या रह गई है? इसी घटना में देखिए क्या कहा है न्यायालय ने कि कल 2 बजे तक दीजिए। उसने कहा एविडेंस से छेड़छाड़ न करें, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसका पूरी रिपोर्ट दें। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है या नहीं, नियम तो यह है कि हर पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी होती है। तो पहला तो उसने संशय व्यक्त किया है कि हुई है नहीं, और हुई है तो उसको पूरा प्रस्तुत करें। यदि हाई कोर्ट यह कहने पर विवश है कि वहां किसी प्रकार के साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो, एविडेंस और गवाहों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो, और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम प्रस्तुत किया जाए, इसके बाद भी आपके मन में अगर यह संशय है कि यह राजनीति हो रही है, तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, इन दुखद मृत्युओं पर यह राजनीति हो रही। क्योंकि जानते हैं क्या है, जो कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे, जब आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो क्या होता है, अपराधियों में गैंगवार हो जाता है कुछ समय के बाद, फिर वो आपके नियंत्रण में थोड़ी रहते हैं। उसके बाद तो आपने आप लगा दी, अब आग लगा दी तो आग बढ़ने लगती है। तो जिस प्रकार के अपराधीकरण का राजनीतिकरण पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए किया गया है, वह अब आम जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। क्या ये उसी का नतीजा है मोनूजीत मंडल, जिस गैंगवॉर की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि मैं सीधे से जो आपके टीएमसी नेता जो मृतक हैं उनके भाई का जो बयान है वो पढ़ देती हूं। नूर अली उनका नाम है, उन्होंने आज तक से बातचीत की है, ये कहते हुए कि मैं अपने परिवार के साथ गांव छोड़ रहा हूं, हम अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, पुलिस ने हमें जाने को कहा है। इसके पीछे टीएमसी के भीतर एक प्रतिद्वंदी धड़े का हाथ है, हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। मोनूजीत मंडल जी, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। देखिए का क्या है, इसलिए हुआ है, क्यों ये हुआ है, लेकिन ये हम लोगों को पता चल गया है कि जो लोग मरा है वो भी टीएमसी का समर्थक है। ये बात में कोई हम नहीं जाते हैं। अगर इसमें कोई इंटरनल फाइट है, कोई पॉलिटिकल एंगल है, बिल्कुल पुलिस देखेंगे, लेकिन अभी से क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो? देखिए गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, बीजेपी के लोग जो बोलते हैं, गवर्नर भी बोलते हैं कि पूरा राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। मैं कलकत्ता में बैठा हुआ एक खुलेआम बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, हर जगह में, हर टीवी चैनल में ममता जी के खिलाफ लोगों ने गालियां बरस रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और आप है कि उन्होंने क्या कहा है, कोई रिपोर्टर नहीं दिखाता है। आप ये कैसे देख रहे हो? ये बंगाल है साहब, ये बंगाल है, ये डेमोक्रेसी है। आपको शायद पता नहीं, आपके जो कैलाश विजयवर्गीय सब चले गए, आप इलेक्शन। अरे मोनूजीत मंडल जी, जरा उस परिवार के बारे में भी सोचिए ना,
सर 8 लोग आपके राज्य में जिंदा जला दिए जाते हैं, उस बात को लेकर खुद पर शर्म है या नहीं है कि उनको बचाने में नाकाम रहे आप लोग? कैसी बातें कर रहे हैं मनोजीत मंडल आप? 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाना आप समझते हैं? आप समझ रहे हैं कि क्या कहता है ये? बताइए, ये बात बताइए, 2018 में जब ट्राइबल लोगों को 18 लोगों को एक साथ मार दिया गया था दिन दहाड़े में, आप लोग ने इतना हल्ला मचाए थे? नहीं मचाए थे ना सर? अब एक सेकेंड सर, ये भेदभाव आप करते होंगे, ये भेदभाव आप करते होंगे, आज तक नहीं करता है। और किसी भी राज्य में अगर विभत्स घटनाएं होंगी तो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे कि गरीब आदमी की जान की कीमत है या फिर नहीं है। और मेरे पास वो पूरा आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में बीते 10 सालों का रक्त रंजित इतिहास है, उसको रोकने में आखिर सरकार बार बार नाकाम क्यों होती है मनोजीत मंडल? और सुधांशु जी एग्जाम्पल तो दे रहे थे ना, ये बात तो सच है, स्वीकारिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, बाकी जगहों पर इतने चुनाव होते हैं, क्या आई हिंसा की घटनाएं इस तरह की जैसे बंगाल से आती हैं? आप अगर मेरे को बोलने दोगे तो हम बोलेंगे सर। तो आप गलत बात नहीं बोलेंगे ना, आप चैनल पे सवाल खड़े करेंगे, अब अपनी भी तो जिम्मेदारी तय कीजिए ना। 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है, बोलिए। मेरे को बोलने दोगे? मैं ये बोल रहा हूँ, यूपी में जो होता है बंगाल में वो नहीं होता है। आप मेरे को दिखाइए 2018 में जो 18 लोगों को, ट्राइबल लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया जमीन के हिस्से में, आज तक जस्टिस मिली? आप बताइए, हाथरस में जस्टिस मिला? जो जिनको 2, 3, 4 महीने पहले जो फार्मर लोगों को मार दिया गया, जस्टिस मिला? उन्नाव में जस्टिस मिला? लेकिन बंगाल में जब घटना घटती है जस्टिस मिलेगी। ममता जी ने खुद कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं। जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हम कंडेम कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है इम्पार्शियल, बिल्कुल इम्पार्शियल। हाई कोर्ट ने भी इंटरफियर नहीं किया क्योंकि वहाँ एक्शन काल ही लिया गया। मैडम जी, आपको शायद पता नहीं है, आपके रिपोर्टर वहाँ पर है, देखिए कितने लोगों को अरेस्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं है हम इनको मानते। और सुनिए मैडम जी, जब से ममता जी शपथ ली है 5 मई को पिछले साल, तब से आज तक आपने कितना प्रोग्राम किए हो इसके पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में? जब पॉलिटिकल वायलेंस थोड़ी बहुत बंगाल में हुई थे, बिटवीन 2 मई एंड 5 मई, तब लॉ एंड ऑर्डर वाज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है, सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं। आज तक भी किसी का एक चार्जेस का भी कोई, अब आज तक भी कोई सबूत नहीं मिला। आप सिर्फ नैरेटिव चला के गया हो। आप 1 साल हो गया, आप पॉलिटिकल वायलेंस की बात कर रहे हो। मनोजीत मंडल जी, आज तक भी किसी का कोई मनोजीत मंडल जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जिस घटना पर बातचीत करने के लिए हम बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उस तरह की संवेदनशीलता का जरा परिचय दें आप। 8 लोगों की जान का चले जाना, विभत्स तरीके से जिंदा जला दिया जाना, कितने तड़पे होंगे वो लोग जब घर में आग लगाई गई होगी। बच्चे भी शामिल हैं उसमें, महिलाएं भी हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का और आपकी बातों से भी नहीं लग रहा है। सुधांशु जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, शुभांकर सरकार और इंतजार कर रहे हैं हम। ठीक है सर, संगीत राजीव जी बस जल्दी से एक लाइन में, मैं ज्यादा वाक्य नहीं बोलूंगा। जो मनोजीत मंडल जी कह रहे हैं वो बहुत दुखद है कि आपराधिक हिंसा को राजनैतिक हिंसा बताना, यानी जो क्रिमिनल वायलेंस है उसको पॉलिटिकल वायलेंस कहना, अगर ये सच है मनोजीत मंडल जी, तो चलिए मैं आपसे कहता हूं 10 महीने हो गए वो पोस्ट पोल वायलेंस को हुए विधानसभा में, आज तक आपने अगर पॉलिटिकल वायलेंस है कितने केसेस में चार्जशीट फाइल कर दी? और 5 सालों से चल रही है हिंसक घटनाएं, हमारे 200 से अधिक कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। अगर यह पॉलिटिकल वायलेंस है तो इन 5 साल में कितने इन्वेस्टिगेट, कितने को आपने कन्विक्शन करा दिया? चलिए, कितनों को चार्जशीट कर दिया? नंबर 3, कितनों के चार्जेस फ्रेम कर दिए? कितने में इन्वेस्टिगेशन कर लिया? जवाब दे दीजिए। एक में भी साबित नहीं कर पाए, सब आपराधिक मामला था। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कितनों में कन्विक्शन, कितने में चार्जशीट, कितने में चार्जेस फ्रेम और कितने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, बता दी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी मनोजीत। शुभांकर सरकार भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। शुभांकर सरकार जी, बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए क्योंकि राज्य की स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस पार्टी का क्या है टेक इस पर? 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, ये घटना क्या दर्शाती है? Of the Congress party, fully I condemn this situation. ये बहुत गंभीर स्थिति है, गंभीर परिस्थिति है, ये गला होता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी लेना पड़ेगा। इससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है।
मुश्किल ये है, चुनाव जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाता है, और चुनाव जीतने के लिए आज हर पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रेटेजी बना है, गुंडा, क्रिमिनल और एक नेक्सस को तैयार करने का, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोल रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में बड़ो जीत हुआ है, यस, उधर भी हाथरस हुआ था, इधर भी आज जो हमारा बगटुई, जिधर 8 आदमी का ऐसा निधन हुआ, जो एक पूरा गंध सारा बंगाल में हर आदमी उसको उसका स्मेल मिल रहा है, जो हाथरस में भी मिला था। मैं चाहता हूं ये क्यों ऐसा जो आम इंसान उसका कुर्बानी देगा, एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरी को आरोप लगाते रहेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? मैं कांग्रेस का तरफ से ये बात बताना चाहता हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट बड़ा जीत ममता जी का हुआ था, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिला था। बट मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये एक निधन नहीं, अनीश खान, तुहिना खातून, अनुपम, टीएमसी का काउंसिलर, कांग्रेस का काउंसिलर तपन कंदू, क्यों ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी उसका फंक्शन क्यों हम देख नहीं पा रहा था? कारण क्या है? विजय वर्गीय जी और सुधांशु त्रिवेदी जी, आज अनीश खान एक प्रोटेस्ट सिंबल था, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ा? मुसलमान थे, मैं तो जानता हूं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, जब कोई पुरता है उसमें जब गंध आता है, स्मेल आता है, वो ना हिंदू लगता है, ना मुसलमान लगता है, ना गरीब लगता है, ना बड़ा लोग लगता है। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, चूंकि आपसे ये सीधा सवाल है उनका, वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल बंगाल की हिंसा में हिंदू मुसलमान देखती है, वो बीजेपी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली हिंदू मुसलमान। जी, एक सेकंड का सवाल सुन लेते हैं। बोलिए एक बार शुभंकर जी का, हाँ बोलिए। चित्रा जी, क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, जो आज ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं अनीश खान को लेके चिल्लाना बंद कर दिया, क्यों नहीं उन्होंने चिल्लाया, प्रोटेस्ट किया? आज ऐसा एक 1 by 1 इंसिडेंट आगे बढ़ रहा है, क्यों? ठीक है, जब ऑपोजिशन पार्टी का रोल अच्छा होता, तब आज ये बंद होगा। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को 0 है, विपक्ष के रूप में असेंबली में नहीं है। आप सही काम नहीं कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वरना सरकार को कंट्रोल में रखता विपक्ष, वो आपके ऊपर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। चित्रा जी, बिल्कुल मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये तो जिन लोगों की हत्या हुई उसमें अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हुए। याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2021 के बंगाल चुनाव से पहले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस समय तो हम 3 पार्टियों वाले दल थे, मुख्य विपक्षी दल आप थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा नहीं उठा रही, उसका मुद्दा भी हम उठा रहे हैं। आप इस लायक नहीं थे, तभी आपको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा जनता ने, और हम 77 सीटें नहीं 38% वोट पाकर आए हुए हैं मुख्य विपक्षी दल के रूप में, क्योंकि हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ता नहीं, हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ता नहीं, यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता भी मारा गया तो हमने कहा यह लोकतंत्र के ऊपर आघात है, और वह मुद्दा हमने ईमानदारी से उठाया था। और आपने यह सोचा कि इसमें कहीं वोट बैंक का प्रभाव ना आ जाए। हम पूछ रहे हैं, मालदा की हिंसा हुई थी जब आप मुख्य विपक्षी दल से, क्या आपने किया था बताइए? मालदा में जाके थाना घेर लिया गया था, आपने उस समय कुछ किया था? बताइए। अपने कार्यकर्ताओं के, छोड़ दीजिए भाजपा कार्यकर्ताओं के, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने कितनी बार धरना प्रदर्शन, आंदोलन इस पर जवाब दीजिए। संगीत रागी जी, इसके बाद में फौरन आपके पास बता दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। शुभंकर जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ममता बनर्जी और बीजेपी इक्वल है। क्यों मैं बता रहा हूँ? सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और गवर्नर जो भी बात बोले, दे आर नॉट द बीजेपी एजेंट्स नाउ। ममता बनर्जी इज द बीजेपी स्पोक्सपर्सन एंड शी इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटर। दैट इज द प्रॉब्लम। आई एक्सेप्ट इट। जे पीपुल, बंगाल का पीपुल कांग्रेस को विधानसभा में नहीं भेजे, बट मैं जानना चाहता हूं आपका रोल क्या है? कांग्रेस छोड़िए, इसलिए तो कांग्रेस 0 है, बट यू द पीपुल, आपने क्या कर रहे हो? सर, अब ये बात तो समझ में नहीं आती ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जीत के बाद और बीजेपी चूंकि सरकार वहां पर नहीं बना पाई, इस वजह से कांग्रेस बड़ी खुश थी। और अब यहाँ पर दूसरी बात है, आपको लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ममता बनर्जी और बीजेपी राज्यपाल को लेकर भी यहाँ कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं। इस पर मैं संगीत रागी जी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी।
जो बातें शुभांकर सरकार की ओर से कही गई हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ये जो घटना है वो क्या बताती है? देखिए, हिंसा सबसे पहले दूसरों से लड़ती है, फिर अपने अंदर भी आपके अपने समाज के अंदर भी वो खड़ा हो जाती है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्यवश कम्युनिस्टों के ने जो हिंसा की संस्कृति वहाँ निर्माण किया था, उस हिंसा की संस्कृति को तृणमूल कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। मैं अब इसे कतई भी राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक विद्वेष का घटना नहीं देता। यह एक पॉलिटिकल कैनिबलिज्म है। इसके लिए एक नई शब्दावली गढ़नी चाहिए, और वो नई शब्दावली मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो हिंसा करने की घटना है वो सेन ब्रदर्स से हम याद करते हैं। जैसे सेन ब्रदर्स को कम्युनिस्टों ने मारा था और मां करके उनकी मां को ही उसी के खून में पके हुए चावल खिलाए गए थे। पेड़ों पर लटका करके मार जाना, ये तालिबानी मानसिकता और बोको हरम की मानसिकता कम्युनिस्टों ने लाई थी। दुर्भाग्य से लगभग वैसी ही राजनीतिक संस्कृति को अभी तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पाल पोस करके बड़ा किया है इतने दिनों में। आप याद कीजिए पंचायत चुनाव को। पंचायत चुनाव में 25,000 लोग भाग करके झारखंड आ गए थे, इधर उधर भाग गए थे। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के दरमियान तो हिंसा होती ही रही। NHRC की टीम जब मुआयना करने गई थी वहां भी उनको चेज किया गया था। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि हिंसा का माहौल, और ऐसा इसलिए हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सर्वा सुश्री ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं प्रशासन को एक प्रकार को संरक्षण दिया है। इस प्रकार से जब तक प्रशासन का संरक्षण नहीं होता, इस प्रकार की हिंसा की संस्कृति कहीं भी नहीं पनप सकती है। ध्यान रखिए, कम्युनिस्टों के अंदर शासन और पार्टी दोनों एक साथ खड़ी हो जाती थी। लगभग वही काम शासन और पार्टी दोनों एक साथ खड़ी होकर के ये सब काम वहां पर करा रही है। जहां तक एक बात चर्चा में आई कि भाई आखिर उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई। देखिए, घटनाएं, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज या कोई भी प्रदेश जो है वो हिंसा रहित नहीं है। हिंसा होती है, लेकिन कहीं कहीं वो अपवाद के स्वरूप में आती है और कहीं पर वो आपके जीवन चर्या का वो हिस्सा बन जाता है। बंगाल के अंदर जो हिंसा है वह वहाँ के राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। वहाँ की पॉलिटिकल किलिंग्स जो है, मैं पॉलिटिकल हिंसा नहीं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल किलिंग्स जो है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो बंगाल के चुनाव के पश्चात अपने घरों में ताले बंद करके भाग गए हैं। आखिर ऐसा डर का माहौल क्यों? ऐसा तालिबानी मानसिकता क्यों? तालिबानी मानसिकता क्यों है पश्चिम बंगाल में? मोनोजीत मंडल जी वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे जी। ये साहब जो बोल रहे थे ना, अब देखिए पिछले 5-6 सालों से ये एक ही बात बोलते हैं, तो उनका क्या जवाब देंगे? तालिबान आप बंगाल में लगते हो, और जो आपके पार्लियामेंट में जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है खुलेआम बोलते हैं कि नाथुराम गोडसे पैट्रियट, ये तालिबानी मेंटालिटी नहीं है? आप कुछ नहीं बोलते हो? सर आप क्यों अरे व्हाट सर, पहले तो नाम तो ठीक से ले लो ना भाई। के लिए क्यों ऐसे एक उदाहरण अरे को लेकर आप देखिए कौन तालिबानी मेंटालिटी दिखा रहे हैं। आप बोला, मैंने कुछ नहीं बोला था। आप ही तालिबान हो, आप ही तालिबान का दूसरा पीढ़ी हो, दूसरा साइड हो। आप जब भी बोलते हो लेकिन बहुत मीठा करके बोलते हो, लेकिन वायलेंस बोलते हो। आपके जो भाषा है ना, जो शब्द है, हर शब्द में वायलेंस। वो साईबाड़ी हो, आज हो। आप इतने संवेदनाहीन हो गए हैं, इतने संवेदनाहीन हो गए हैं कि लोगों के घरों को जला दिया गया है, बच्चे उसमें झुलस गए हैं, हम नहीं है, बच्चे झुलस गए हैं, लेकिन आप उस संस्कृति और मानसिकता से बाहर निकलने के लिए तैयार 5 सालों से। ठीक है, मैं आ रही हूँ मोनोजीत आपके पास। महंगाई पर आप चले गए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है बीजेपी नेताओं की ओर से। बड़ी खबर के बाद में फौरन आती हूँ मोनोजीत मंडल आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इस वक्त घटनास्थल पर वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा है सीबीआई या NIA इस हिंसा मामले की जांच करे, तभी सच सामने आएगा। SIT पर हमें भरोसा नहीं और सिर्फ राष्ट्रपति शासन से ही बचेगा बंगाल। मोनोजीत मंडल, शुभेंदु अधिकारी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है। जब गंगा में लाश बहती है, आप राष्ट्रपति शासन मांग नहीं करते हो। जब हाथरस में रेप होते हैं, आप वहां तो ह्यूमन राइट्स कोई टीम नहीं भेजते हो।
जब दिन दहाड़े कृषक लोगों को मार दिया जाता है गाड़ी के नीचे दबा के, आप ह्यूमन राइट्स की टीम नहीं पहनते हो। ममता दी को सिंगुलरली टारगेट किया गया है पिछले 4-5 सालों में। आप देख लीजिए नैरेटिव, आप घुमा के वही बात है कि 355, 356 पिछले 5 सालों से हो रहा है। हम ये झेल चुके हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। लेकिन हम इसके जज तक जाएंगे, जो भी है कल्प्रिट, वो चाहे जिसी पार्टी का भी है, उनको हम ढूंढ के निकालेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। आज की डेट में मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कोई संवेदन असंवेदन की बात नहीं है। आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है, किसी को भी बख्शाया नहीं जाएगा। इस तरह का घटना को हम कभी नहीं बख्शेंगे। लेकिन आपके प्रदेश में जो होते हैं, आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है भाई साहब। ठीक है, आप देख लीजिए। जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं बाकी मेहमानों से उसकी प्रतिक्रिया में लूंगी, लेकिन उसके पहले अर्जुन सिंह सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के घटनास्थल पर, वो भी पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। इस वक्त अर्जुन सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के एमपी। सर, आप लोग यहाँ पे आए, क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे देखा हम लोग मानवता के खिलाफ नंगा नाच किया गया, किस तरह से लोगों की हत्या की गई। लोग चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं और बैठकर लोग तमाशा देख रहे हैं। जो सीट फॉर्म हुआ है उस पर भरोसा है आपको? सीट का जो तीनों तो खुद किसी न किसी अपराध के संग जुट है, तो उसको क्या यहाँ तदंत करेगा? क्या होना चाहिए फिर? यहाँ इमीडिएट एनआईए, और चूंकि बम फेंका गया है और अपराधियों को अड़ाल किया जा रहा है, तुरंत सीबीआई का तदंत का डिमांड करना चाहिए। बीजेपी के लोग बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन संगीत रागिया कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से जवाब दें। सुधांशु जी आपके पास, फिर शुभंकर सरकार आपके पास भी आती हूँ। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता था कि वसीर हाट में दंगे हुए थे, बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए थे, उनको मारे गए थे। आप जरा बता देंगे कि आज तक पुलिस ने उनको क्या किया था? मैं जानता हूं उनमें से कई लोगों को छोड़ भी दिया गया था, इलेक्शन के समय भी छोड़ दिया गया था। आप कहते हैं कि विश्वास किया जाए, कैसे विश्वास किया जा सकता है? आप वहां पर पॉलिटिकल रैलियां तक नहीं होने दे रहे थे। कोई संभाषण करने जाता था, उसको स्टेडियम नहीं दिया जाता था, आर्ट गैलरी नहीं दी जाती थी। मैंने इसीलिए कहा कि ये तालिबानी मानसिकता है। जब आप पॉलिटिकल ओपोनेंट को टॉलरेट नहीं करते हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं, इसी राजनीतिक संस्कृति को हम तालिबानी मानसिकता कहते हैं। मेरा इतना ही कहना था। बंगाल की संस्कृति में जहां विवेकानंद और अरविंद की भूमि है, आप जरा एक बार अकेले बैठ करके अपनी आत्मा में झांक करके बोलिए, क्या यही बंगाली अस्मिता? झांक कर देखने की जरूरत तो है मनोजीत मंडल, और उस पे मुस्कुराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में मुस्कुराना का मतलब है इन क्या करें, इनको सीरियसली लेंगे क्या? दिल्ली में आपके नाक के नीचे बच्चा लोगों को जेल में डाला गया, 1 साल तक जेल के अंदर डाल रखा गया था, क्योंकि इन लोग एनआरसी को अपोज कर रहे थे। अरे अब कहाँ एनआरसी सीए पे चले गए? 8 लोगों की जिंदा जलने का मुद्दा इतना बड़ा है, आप उसको दिल्ली में एनआरसी सीए, वहाँ पर किसी और मुद्दे, क्या बोल रहे हैं मनोजीत मंडल? आप क्या बोल रहे हैं मनोजीत मंडल? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जिंदा जहाँ पर जला दिया गया हो लोगों को, वहां से आप कह रहे हैं कि रामपुर हाट में हिंसा स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जले हुए घरों से फॉरेंसिक टीम ने सबूत जमा किया है। ये जानकारी घटनास्थल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई है, बीजेपी का टीम भी वहां पर पहुंचा। बताइए क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे दुख इस बात का होता है कि जब ममता जी हम लोगों के साथ थी तो वो दिखाती थी कम्युनिस्ट लोगों ने कैसी हिंसा की है। अपने कार्यकर्ताओं की फोटो दिखाती जिनके अंग भंग कर दिए गए, हाथ काट दिए गए। उन्होंने स्वयं यह बताया था कि उनको इतना मारा गया था कि मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए थे। अगर उन्हें यह विश्वास होता कि जीवित है तो छोड़ते नहीं। वह व्यक्ति जब सत्ता में आए और वह ऐसी हिंसा करवाए और उसके बाद ऐसी असंवेदनशीलता दिखाए मनोजीत मंडल जी, तब कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसे ही बोलती थी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और जो शुभंकर जी बैठे ना, मेन अपोजिशन पार्टी तो यही थे, ये भी उस पर चुप रहते थे, तभी ममता बनर्जी छोड़ के बाहर आ गई थी। आज
आप ये बोल रहे हैं जैसे कम्युनिस्टों के पाप को कम्युनिस्ट नहीं पचा पाए, जनता ने उसका उत्तर दिया, वैसे ही ध्यान रखिए कि वह चीज आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगी। जनता जनार्दन है, इस बात का उत्तर देगी। इतनी दुखद दुर्दांत घटनाओं पर ऐसे असंवेदनशील तरीके से सरकार को बिहेव नहीं करना। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन अपने आप में बेहद विभत्स ये घटना है। 8 लोगों के जो शव सामने आए हैं वो विचलित और बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। क्या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति बननी चाहिए जहां पर लोगों के घरों में घुसकर उनको जिंदा जला दिया जाए? इस पूरे मामले में सबसे पहले राजनीति बंद होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिले और कम से कम कार्रवाई ऐसी हो ताकि दोबारा इस तरह की जरूरत करने की कोशिश किसी की ओर से भी नहीं की जाए।